हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि CIS में। मैं स्वीटी सिंह पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ मैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और उसका नाम है करंट अफेयर। फ्रेंड्स, करंट अफेयर में पढ़ाने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बच पा रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मुझे लगा कि चलो पढ़ा देते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसकी उपयोगिता आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए 2021 के लिए है। 2021 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 2021 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हम लोग यूपीएससी के लिए ही कर सकते हैं। इसमें और भी छोटे चीज़ों को मैंने, जैसे छोटे करेंट्स अफेयर होते हैं जैसे बहुत सारे, तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। अगर इसको जैसे तमाम तरह की परीक्षाएं जो भी यूपीपीएससी के थ्रू होती है तो उसका मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर ले रही हूँ। जैसे एक तो यूपीएससी है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से तो ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। आप अपना जो भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो आप वो पढ़ते रहिए। लेकिन जो ये मेरी वीडियो है आपकी पढ़ाई में और भी ज़्यादा मजबूती लाएगी। और ये फिल्टर वीडियो है, जैसे कोई बहुत सारा टॉपिक है तो उसमें से मैंने अपने हिसाब से जैसे भी क्वेश्चन को देखकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके फिल्टर करके बनाया है, ठीक है। कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए 100 टॉपिक हैं तो उसमें से कम 50 मैंने मतलब वेरी इम्पोर्टेंट हमने इसको छांट लिया है कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे मैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो करंट अफेयर है मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगी। और ये जो मतलब मेरी क्लास होगी वो जैसे यूपीएससी के लिए तो है ही, ठीक है। नंबर 1 पे यूपीएससी है, नंबर 2 पे यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग। और अलग प्रकार से स्टेट पीएससी की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टेट पीएससी जैसे झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, ठीक है, राजस्थान पीसीएस, मतलब जितने भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और यूपीपीएससी में जैसे अभी आरओ की वैकेंसी आई है, आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, उसके भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं डाला है, नहीं पता है, तो आप लोग डाल सकते हैं। जिनको भी 2021 का अटेम्प्ट करना है तो वो लोग डाल सकते हैं। तो इतने भी जो भी एग्ज़ाम है, आरओ है, लोअर पीसीएस हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीएससी की, मतलब जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेंट अफेयर और भी जो भी पेपर होते हैं वनडे एग्ज़ाम में भी ये आप लोगों के लिए मदद करेंगे। तो सभी लोग, सारे जो भी अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, ठीक है। तो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से सिर्फ प्रॉमिस किए जा रही थी और बना नहीं पा रही थी, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो चलिए उस सब चीज़ को अवॉइड करते हुए बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स आज की वीडियो है, ठीक है, आज की जो वीडियो है ये जनवरी की है, जनवरी 2021 की। तो जैसे हम लोग वीडियो देखेंगे तो मैं एक बार यहाँ आप लोगों से बता दे रही हूँ कि किस दृष्टिकोण में हम लोग पहले जनवरी की वीडियो देख रहे हैं। जैसे मार्च चल रहा है अब, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जनवरी 2021 की न्यूज़ पढ़ेंगे पूरी। इसमें जितने भी हैं पूरी न्यूज़, मतलब इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से उस सबको डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम दिसंबर 2020 पे आ जाएंगे,
ठीक है। उसी प्रकार से फिर नवंबर 2020, इसी प्रकार से नवंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है। इसी प्रकार से फिर जनवरी 2020 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इधर अप्रैल 2021 तक। तो हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे जनवरी 2020 से लेकर लगभग 1.5 साल के करेंट्स पूछे जा रहे हैं सभी एग्जामों में, हम लोगों को पता है। अप्रैल 2021 तक इतने दिन का करेंट्स हम लोगों को पढ़ना है। और मुझे लगता है कि होली तक तो कंप्लीट शायद नहीं हो पाएगा। अगर नहीं भी हो पाया तो अप्रैल तक 15 या 10 से 15 अप्रैल तक पक्का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे मैं खुद नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे भी रिवीजन फिर अपना करना पड़ेगा, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको पता है कि 2021 में मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि होली तक ही कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग बहुत जल्द से जल्द सबका रिवीजन कर सके। और बाकी जो 1 महीने का बचा रहेगा बीच में कभी वो वीडियो बना दूँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उल्टा चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जनवरी 2021 का पहले पढ़ेंगे। तो जो आज की वीडियो है फ्रेंड्स, उसको हम लोग कौन सा है, जनवरी 2021 की वीडियो पढ़ेंगे, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप लोगों को एक नोट्स और एक पेन लेकर बैठना है। जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट मैं बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, क्योंकि इसमें पीपीटी में मैं बहुत सारा नहीं लिख पाई हूँ फ्रेंड्स। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरी की पूरी पीपीटी बनाऊँ। तो मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इतना वक्त नहीं है। आप लोग कोशिश ये करिए कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ साथ, ठीक है, साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इसको वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में फ्रेंड्स पछताना पड़ेगा। यहाँ से कम 70 से 80% तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो जनवरी महीने का पहला टॉपिक हमने चूज किया है, यहाँ पे चयन किया है 2021 का, स्वर्ण मयूर। देखिए अब ये जो स्वर्ण मयूर टॉपिक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए यूपीएससी के हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और एग्जाम के लिए, जैसे यूपीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए, इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्वर्ण मयूर क्या है। स्वर्ण मयूर, यहाँ से बहुत छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि ये जो स्वर्ण मयूर है, यह पुरस्कार की दुनिया में जो भी नामचीन फिल्म होती हैं उनमें से किसी एक फिल्म को दिया जाता है, ठीक है। जिसका फैसला ये किस फिल्म को दिया जाएगा, इसका जो फैसला है अंतर्राष्ट्रीय जूरी करती है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और इस बार का जो फिल्म समारोह हुआ था, इस बार का जो फिल्म समारोह हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स पणजी में। ये चीज़ इम्पोर्टेंट आपको रखना है, पणजी मतलब गोवा में। ये चीज़ पूछा जा सकता है कि क्या हुआ। इसमें देखिए 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक कहाँ हुआ था इस बार का फिल्म समारोह, दूसरा चीज़ किससे मिला, ठीक है। तो ये डेनिश मूवी, गोल्डन पीकॉक कहते हैं इसको ये डेनिश मूवी इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस, ठीक है। ये डेनिश मूवी है, डेनमार्क की। 2 चीज़ें आप लोगों को इसमें याद रखनी है, एक इस बार का ये जो फिल्म समारोह है वो कहाँ हुआ था, और इस बार का जो गोल्डन पीकॉक है ये किस मूवी को मिला, तो डेनिश मूवी इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया। बस इसमें से आप लोगों को इतना ही याद करना है। अगला है फ्रेंड्स भारत नवाचार सूचकांक। तो देखिए जो भारत नवाचार सूचकांक है इसको 2020, ठीक है, 2020 इसे जारी करता है नीति आयोग। ये इसमें याद आपको रखना है, भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है।
और इसमें देखिए अलग अलग मतलब जैसे ऐसे नहीं कि सभी के लिए एक ही सूचकांक निकाल दिया जाता है, जैसे इसमें बंटवारा होता है, जैसे कुछ बड़े राज्यों के लिए बड़े राज्यों का अलग सूचकांक होता है, छोटे राज्यों का अलग होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो छोटे राज्यों को तो यहाँ पे ज़्यादा जरूरी जानना नहीं है, बड़े राज्यों में हम जान लेते हैं। ठीक है, बड़े राज्यों में देखिए जैसे कि तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को आपको यही देखना है कि कौन पहले स्थान पे। तो पहले स्थान पे फ्रेंड्स कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। तीसरे स्थान पे क्या है? तमिलनाडु है। तो इस पर इसको याद रखना है। इसके परिप्रेक्ष्य में जैसे ये भारत, हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है? भारत नवाचार सूचकांक है। लेकिन कुछ दिन पहले जैसे देखा होगा लोग आप लोगों ने, वैश्विक नवाचार सूचकांक भी निकलता है। जैसे ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में से बताता है, एक वैश्विक नवाचार सूचकांक भी निकलता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक, 2020 ये है। और इसे जो जारी करता है, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। विश्व, यहाँ पे याद आ गया तो मैं बता दे रही हूँ, विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है, जारीकर्ता। ठीक है, और इसमें जो भारत का स्थान है, भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान 48 है, 48वां है। तो ये चीज आप लोग इसकी तुलना में याद कर सकते हो। ये भारत के बारे में है, ये वैश्विक बारे में है। ठीक, इसके बाद इसमें ये 3 स्थान है, पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु है। तीसरी चीज है इसमें फ्रेंड्स विशेष मालवाहक गलियारा। ठीक है, अब इसमें देखिए विशेष मालवाहक गलियारे में क्या है? सबसे पहली बात, जो विशेष जो मालवाहक गलियारा है, इसको इंग्लिश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। इसकी पहली बात यही जान लीजिए कि इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है। इसकी जिम्मेदारी दी गई है DFCCIL, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, कारपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, एक बार और मैं बता दे रही हूँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है। इसको ये किस चीज़ से संबंधित है फ्रेंड्स? ये रेलवे का, मतलब रेलवे से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। इसका संबंध क्या है, मतलब इसमें करना क्या है? तो रेलवे का एक ऐसा मार्ग बनाना है, ऐसा रास्ता बनाना है जिसमें जो भी मालवाहक गाड़ियां होती हैं, जो मालवाहक गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां ये आसानी से तेज गति से दौड़ सकें बिना बाधा के। और इस प्रकार के 6 गलियारे हैं, 6 गलियारे हैं इंडिया में। तो 6 गलियारे तो ये लोग आप लोग पढ़िएगा, 6 गलियारों के बारे में मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे जो मुख्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो 2 गलियारे के बारे में बात करेंगे हम। एक है पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, इसको हम लोग WDFC, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, इसको कहते हैं। देखिए ये जो गलियारा है, इसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है ये। कितना? 1500 किलोमीटर। ये कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक पॉइंट लिख सकते हो। आप जैसे कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पूछते हैं कि मैम किस प्रकार से नोट्स बनाई जाए, तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा ही तरीका यही है। जैसे इस तरह से आप लोगों ने लिख लिया, जैसे ये लिख लिया है आपने कि पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारा। ठीक, अब इससे संबंधित क्या बातें हैं? तो इससे संबंधित सिर्फ ये कितना लंबा है? 1500 किलोमीटर। दूसरा, ये किसके सहयोग से बनाया जाए, मतलब ये दूसरी बात है, जापान के सहयोग से फिलहाल बनाया जा रहा है। दूसरा लेकिन पॉइंट ये लिखना है कि यूपी के
इस प्रकार से लिखिए ब्रैकेट में, दादरी से लेकर मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, मुंबई तक नहीं याद कर पा रहे थे, यहां तक याद करिए। और यहां में कहा, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज अगर आप और याद कर सकते, तीसरी चीज है कि जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है, जापान के सहयोग से। सिर्फ 3 चीज याद करना है। अब इसमें से आप लोग कितना परेशान होने लगते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें से क्या ज्यादा हो गया, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा अगर और याद रख सकते हैं तो इसके बीच के जो रास्ते हैं इसमें यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं। तो बीच में जैसे यूपी है, ठीक है, यूपी के बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। अब जैसे यूपी है ही, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और गुजरात के बाद तुरंत महाराष्ट्र, तो 4 राज्य हैं। इसके बाद दूसरा है, ठीक है, ये तो हो गया। मान लीजिए फिर दूसरा है मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, पूर्व विशेष मालवाहक गलियारा, मतलब पूर्व विशेष मालवाहक गलियारा, ठीक। इसको इतना करना है। अब इसमें भी आपको 2-3 चीजें याद रखनी होगी। कितना लंबा है ये, लगभग 1850, मतलब एक्यूरेट अब देखेंगे तो 1856 किलोमीटर लंबा है। एक चीज ये याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये पंजाब के, कहाँ से, पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक। अगर दानकुनी नहीं रहे याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक रखना है। और ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है, विश्व बैंक की, विश्व बैंक की मदद से बनाया कर जा रहा है, ठीक है। और ये तो पूर्वी है, और पश्चिमी किसकी मदद से बनाया जा रहा था, जापान के। और कितने था, 1500 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। तो इसमें अगर इसके बीच के आप जो है राज्य याद करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए पंजाब है, पंजाब के बाद तो फिर यहाँ पे भी हरियाणा आ जाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब इस टॉपिक का चयन मैंने क्यों किया है, इसलिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर प्रधानमंत्री कभी किसी चीज़ का उद्घाटन करता है तो इस प्रकार से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, एक राष्ट्र एक सदस्यता। इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक। इसको ये कहते हैं। आप लिखने पे मत जाइएगा, बोल रही हूँ मैं साफ साफ, आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो विज्ञान से संबंधित जो भी शोध पत्रिकाएं होती हैं, जैसे विज्ञान, जैसे विदेश में है, ठीक है, जो संबंधित शोध पत्रिकाएं होती हैं उसको हमारे द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है, और वो सब्सक्राइब के बदले में जो भी है उसमें पैसे भी लगते हैं। तो इसमें ये है कि विदेशी पत्रिकाओं को, जो भी विदेशी जो पत्रिकाएं हैं, जो भी पत्रिकाएं हैं, इसको एक बार सब्सक्राइब करने के बाद पढ़ने का अधिकार मिले, पढ़ने का मौका मिले सबको। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब पत्रिकाएं तो ऐसे बहुत मिल जाती हैं, पर ये वैसी पत्रिकाएं नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत कीमती हैं। तो इनका मतलब जो उपलब्धता है आसानी से नहीं होती है। तो हम लोग जैसे सब्सक्राइब यहाँ पे किया जाता है, रिसर्च करने के लिए होती हैं, ये शोध पत्रिकाएं होती हैं, शोध पत्रिका होती हैं, ठीक है। तो उनको यही है कि सब्सक्रिप्शन के बाद, एक बार सब्सक्रिप्शन के बाद जो है पढ़ने का अधिकार मिले, बस इसमें इतनी सी बात है।
अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वन नेशन वन गैस ग्रिड। ठीक है, इसमें ये है कि एक राष्ट्र के लिए जो गैस है, एक ही जैसे इस प्रकार से पाइपों के माध्यम से गैस पहुंचाई जाए। ठीक है, एक ग्रिड बनाई जाए, ये इसका जो है उद्देश्य है। तो इसमें ये है कि अभी तक जैसे भारत में अभी तक कितना था, पांच गैस ग्रिड हैं, 5 है। अब इन सबों को मिलाकर एक करने का उद्देश्य है, एकीकृत करने का उद्देश्य, सबको एक कर दिया जाएगा। और इसमें किसका किसका सहयोग है? ठीक है, केंद्र सरकार का, केंद्र प्लस राज्य प्लस, मतलब केंद्र तो है, राज्य है, प्लस निजी क्षेत्र और प्लस जनता भी है। अब आप सोचोगे जनता कैसे है? जनता का ये है, मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे, ये बोला जाता है कि आप सौर ऊर्जा द्वारा गैस उत्पन्न कीजिए, प्राकृतिक गैस उत्पन्न कीजिए, फिर उसको आप उत्पन्न करोगे तो सरकार उनसे अच्छे मूल्य पर उसे खरीदेगी। तो इस प्रकार से जनता अपना सहयोग दे रही है, सभी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने देखिए जो 400 प्रधानमंत्री जी ने मतलब 450 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। ये मतलब ये जो चर्चा में इसलिए आया था ये मामला कि केरल में एक जगह है कोच्चि। ठीक है, कोच्चि से लेके कर्नाटक तक, कोच्चि से लेकर कहाँ तक? कर्नाटक के मंगलुरु तक, या मंगलौर कह लीजिए, मंगलुरु तक एक 450 किलोमीटर की जो नेचुरल गैस है पाइपलाइन है, जिसका उद्घाटन हमारे किसने किया था? पीएम जी ने। इसीलिए ये मामला जो क्या है चर्चा में आया था। अभी तक कुल प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे, अगर अब तक देखेंगे, अभी तक कुल प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो कितना है? 6.5%। आप लोग अपडेट कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल नया डाटा है। और इसको लक्ष्य बनाया गया है 2030 तक। 2030 तक लक्ष्य कितना बनाया गया है? 15% करने के लिए। इस 6% को कितना? 15% करने के लिए, 6.5% को। ठीक है, तो और ये जो 15% है ये वैश्विक जो स्तर का है, वैश्विक स्तर का 23 से 24% है, 23 से 24% है। ठीक है, आप लोग देखते हैं जो जलवायु समझौता हुआ है, पेरिस समझौता हुआ है, उस पर कार्बन बहुत कम उत्पन्न करने को प्रॉमिस किया गया है। तो ये सब जो डाटा है, जो टारगेट है, कैसे पूरे होंगे? इसी प्रकार से पूरे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड्स, अगला अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे टॉपिक, तो राष्ट्रीय प्रमाणित समय मापक है। राष्ट्रीय प्रमाणित नहीं, परमाणु होना चाहिए, ये राष्ट्रीय परमाणु संबंधित है, ये साइंस से, इसलिए परमाणु होना चाहिए, क्योंकि इसकी इंग्लिश है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। ठीक है, तो एटॉमिक मतलब परमाणु होता है। तो इसमें देखिए ये एक प्रकार का क्या है? एटॉमिक क्लॉक है। क्या है? एटॉमिक क्लॉक है। जैसे इसको सीजियम क्लॉक भी कहते हैं। सीजियम, अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग जानना बहुत जरूरी है। सीजियम क्लॉक भी कहते हैं। ये जैसे विज्ञान में आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे वैज्ञानिक चीज़ में किसी भी चीज़ की शुद्धता मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी माप की जाती है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जो सीजियम में कंपन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है इसी में। ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी इसकी गणना का आधार होता है। जैसे दिल्ली में आप लोग देखे होंगे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में यह स्थित है। ठीक है, इस प्रयोगशाला में इस प्रकार की एटॉमिक क्लॉक उपस्थित है।
जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है उसमें एटॉमिक जो क्लॉक है वो उपस्थित है, और उसमें जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, भारतीय जो मानक समय है इसको मापी है, भारतीय मानक समय। तो इसका जो माप उसने किया है 2.89 नैनोमीटर, अरे नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। अब सोचिए इतना पूरी एक्यूरेसी मापी गई है। नैनो फ्रेंड्स बता दूं, नैनो आप लोगों को मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, नैनो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मतम इकाई है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एक सेकेंड में 1 अरब, 1 अरब का मतलब 1 और 3 जीरो बढ़ा दीजिए इसके आगे, अगर इससे जो भाग देंगे तो जो ये निकलेगा ये नैनो होगा। मतलब आप समझ लीजिए इतनी सूक्ष्मतम इकाई है। तो इस प्रकार से दिल्ली भारतीय जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है दिल्ली में उपस्थित है, दिल्ली में स्थित है, उसमें एटॉमिक क्लॉक द्वारा भारतीय मानक समय का एक्यूरेसी गणना इतनी निकाली गई है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला। ठीक है, अब देखिए इसकी जो आधारशिला है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही रखी थी, इसीलिए चर्चा है, पीएम द्वारा रखा गया था। और इसका संबंध वायु प्रदूषण से है, बस इतना ही पूछ सकता है, जानकारी नहीं रहती है तो पता नहीं रहता है। बाकी ये टॉपिक जो मैंने दे दिया है आप लोग इसको आप कहीं से गूगल से, किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मुझे जितना समझ आ रहा है, जितना बताना चाहिए मैं आपको उतना बता दे रही हूँ। बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं है फ्रेंड्स, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत है। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उतना बता दे रही हूँ आपको। दूसरी बात, यह एक प्रकार स्वदेशी मापक के लिए बनाया गया है, जैसे वायु प्रदूषण। आप देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ जो वायु प्रदूषण होता है उसका माप करने के लिए विदेशों से मापक मंगाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये पहली बात। दूसरी, वो भारत के अनुकूल नहीं होते हैं, भारत की परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला है इसमें मतलब इसके लिए स्वदेशी मतलब यहाँ भारत में ही ऐसा मानक बनाया जाएगा, मानक यहाँ पे जो वायु प्रदूषण को मापा जा सकेगा जिसके माध्यम से। ठीक है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीपीएससी और सभी एग्जामों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ रख दिया। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स भारतीय निर्देशक द्रव्य। ठीक है, इसको BND भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, भारतीय निर्देशक द्रव्य। इसको क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है इसको, और ये जो बेसिकली जो भारी पदार्थ होते हैं और जो कीटनाशक होते हैं, जो फार्मा होते हैं, ठीक है, और कपड़ा उद्योग होते हैं, इन सब के लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री प्रणाली, ठीक है, जिसको कह सकते हैं आप कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइड करवाएगा। जो ये उद्योग है कौन से, भारी पदार्थ हैं, ठीक है, दूसरा कीटनाशक है, तीसरा कपड़ा उद्योग हुए, कपड़ा उद्योग, फार्मा, इनके लिए सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम क्या होगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये इसकी महत्ता है। और इसमें जो BND है, ठीक है, इसकी जो टेस्ट है, इसका जो मतलब चेकिंग है, इसको BND करेगा। BND का मतलब भारतीय निर्देशक द्रव्य के माध्यम इसकी टेस्टिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। और इस प्रकार का समझिए कि जो FSSAI है उसका ये एक रूप है एक प्रकार का।
तो ये किया जाएगा। लास्ट में फ्रेंड्स एक शब्द है जो बीच में बोला गया था, मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी ये प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया था कि मेट्रोलॉजी इज अ फाउंडेशन ऑफ मेथडोलॉजी एंड मॉडर्निटी। मतलब मेट्रोलॉजी एक ऐसा सिद्धांत, ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत और आधुनिकता की नींव जो होती है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट के लिए इसको करा गया है। ठीक है, जो नाप तौल है उसको कैसे वैज्ञानिक तरीके से मापा जाए और यानी मतलब परिशुद्ध तरीके से उसका मापन किया जा सके, उसे यह मेट्रोलॉजी कहते हैं। एक शब्द है, कभी पूछ लिया जाए, शब्दावली से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कभी पूछ लिया जाए तो बस इतना सा आप लोग याद रखिए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, इसका इतना मतलब महत्व है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, एक लाइन आप लोग बस याद रखिए, इतना ही बहुत है फ्रेंड्स। इसके बाद जो भी टॉपिक है ये थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मेंस होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे सागर सिद्धांत है फ्रेंड्स। ठीक है, सागर सिद्धांत अब क्या है, यह विदेश नीति का एक सिद्धांत है। ठीक है, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, इस प्रकार की जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन सागर सिद्धांत आप अभी किताबों में नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे जो भी देश हैं जो सागर में स्थित हैं, ठीक है, जैसे इस प्रकार का देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मॉरिशस है, म्यांमार है, सेशेल्स है, ओमान, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जैसे कुछ देश बता दिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या है, वैक्सीन उपलब्ध कराने के दृष्टि से एक शब्द आप लोगों ने सुना था, वैक्सीन डिप्लोमेसी। क्या था, वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो आप लोगों को पता है कि दो शक्तियां होती हैं, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, किसी भी चीज पर हम शक्ति द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। एक होता है सॉफ्ट, मतलब डिप्लोमेसी उसी का एक भाग है सॉफ्ट पावर में। ठीक है, किसी भी चीज को कूटनीति तरीके से हम उस पर आधिपत्य स्थापित करें। तो जैसे डिप्लोमेसी, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है फ्रेंड्स, जो वैक्सीन ये यहाँ पे मैंने दिया है, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये कोरोना को लेकर आया था। मतलब कोरोना के संदर्भ में इसका मतलब इस्तेमाल हुआ था। आप लोग देखेंगे कि चाइना से कोरोना, चाइना के वुहान शहर से कोरोना का जो है उत्पत्ति हुई थी, और फिर चाइना ने मतलब वैक्सीन बना लिया। तो चाइना कुछ देश को फ्री दे रहा था, कुछ देश को पैसे में दे रहा था, कुछ देश को ज़्यादा पैसे में दे रहा था, और जो देश उसको लेने में सक्षम नहीं थे उनसे कह रहा था भाई आप कर्ज ले लो, बाद में अपना कर लेना। तो चाइना तमाम प्रकार के अपना आधिपत्य हर देश पे जताने के लिए, जैसे अमेरिका पे भी उसकी नज़र रहती है, तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी अपनाता है। लेकिन उसके सबसे अच्छी बात है कि भारत ने भी वैक्सीन बना ली, और भारत ने सबसे बड़ी बात अपने पड़ोसी देशों को, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको सस्ते मूल्य पे ये दवाएं, जो वैक्सीन है कोरोना से संबंधित दवाएं उपलब्ध कराई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये उपलब्ध कराए तो ये लोग, जो देश है वो भारत का क्या करेगा, आभार मानेगा। तो यही आभार क्या है, डिप्लोमेसी है, समझिए एक प्रकार का। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी। तो इसको ही हम लोग कह सकते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी है। कहीं आप लोग अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें लिखने के काम आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ रेफरेंसेस है, जैसे हम लोग देख लेते हैं। एक रेफरेंस है भ्रष्टाचार सूचकांक, दूसरा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला, और तीसरा है चेन्नई उच्च न्यायालय। ठीक है, तो एक जो भ्रष्टाचार सूचकांक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक भ्रष्टाचार सूचकांक है। सबसे पहले बात कि मंत्री महोदय ने एक बताया था कि एक डाटा मैं आपको बता दे रही हूँ, 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान प्लस वन्य जीव अभ्यारण्य,
ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, आप लोग देख सकते हैं किताब में हम पढ़ते हैं, फिर उसमें बदल जाता है और एग्जाम में फिर क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर हमारे गलत हो जाते हैं। तो 146 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुल संरक्षित जो क्षेत्र हैं वो 903 है कुल। देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ों में मैंने नहीं लिखा है, मैंने बोला लेकिन सब कुछ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। 903 है और ये 903 जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ कितना है 5%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 5% है, ठीक है, लगभग 5% है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक हम लोगों ने देखा था अभी, इसमें देखिए क्या है, जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, भ्रष्टाचार सूचकांक, ठीक, इसमें देखिए एक मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। पहली बात तो ये जानना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है, मतलब कौन है जारी करता, और 2012 से ये जारी हो रहा है, 2012 से लगातार जारी हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद करना है। और भारत का जो स्थान है, इस बार भारत का जो स्थान है ये 80 से गिरकर 86वां स्थान पे आ गया है, ठीक है, ये याद करिएगा, मैं डाटा बता रही हूँ, ठीक है। न्यूजीलैंड जो सबसे कम भ्रष्टाचार में है, न्यूजीलैंड सबसे अगर कम भ्रष्टाचार देखेंगे तो न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्टाचार है न्यूजीलैंड में, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, जो इस बार का भ्रष्टाचार का कैलकुलेशन है ये कोरोना को लेकर किया गया, ठीक है, कोरोना को लेकर किया गया। तो केंद्र में कोरोना था, कोविड-19 था, कभी पूछ ले कि इसकी थीम क्या थी, तो कोविड-19 था। और इसमें ये देखा गया कि जिस देश में भ्रष्टाचार सबसे कम है वहाँ पे जो कोरोना फैला था उसको हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। मतलब अगर कम भ्रष्टाचार रहा तो वहाँ पे कोरोना को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सका। तो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर इसका कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है, कैलकुलेशन किया गया मतलब इसकी गणना की गई है। तो बस यही है। दूसरा था हम लोग फ्रेंड्स कि क्या था दूसरा था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला ये है फ्रेंड्स, जैसे टाइम यूज इन इंडिया 2019, मतलब भारत में समय का उपयोग, इसमें क्या है समय का उपयोग। इसमें ये था फ्रेंड्स, जैसे महिला है, ठीक है, कोई महिला है और वो हाउस वाइफ है, ठीक है, वो रोजाना 5 घंटे घर के कामों में लगाती है, कितना 5 घंटे, और पुरुष 97 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं भी आप लोग आंसर राइटिंग में इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है 5 घंटे, और पुरुष कितना समय लगाता है घरेलू कामों में 97 मिनट। तो आप लोग को पता है कि रोजाना 5 घंटे एक महिला घरेलू कामों में लगाती है, जिसके लिए उसको कोई वेतन भी नहीं मिलता है, और उसकी जो काम का ऐड है या कोई मतलब भारत की जीडीपी में उसका कोई योगदान नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये मतलब आप लोग कोई भी महिलाओं पर लिखते हुए या किसी चीज़ पर निबंध लिखते हुए इस डाटा को डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं। तीसरा था फ्रेंड चेन्नई, जो है चेन्नई उच्च न्यायालय। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है, चेन्नई उच्च न्यायालय का मामला ये है कि तमिलनाडु में एक शहर है त्रिची जगह है कहाँ, तमिलनाडु, ठीक है। त्रिची में श्री रंगम मंदिर है, श्री
रंगम मंदिर है। इसमें हमेशा एक उत्सव होता है, जो पारंपरिक उत्सव उसको बोलते हैं, हमेशा उत्सव होता है। तो इससे मनाया इस बार नहीं दिया जाने लगा। तो यहाँ के लोग क्या किए थे, चेन्नई जो न्यायालय है इसमें अपील, जनहित याचिका दायर किए थे और इस चीज़ को लेकर दायर किए थे कि हमें धर्म का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें चेन्नई न्यायालय ने, अगर इन लोग कई धर्म का अधिकार है, तो इसमें न्यायालय ने टिप्पणी की कि जो धर्म का अधिकार होता है, ये जो धर्म का अधिकार है वो जीवन से अधिकार से बड़ा नहीं है। जो धर्म का अधिकार है, जीवन के अधिकार, इन दोनों में कौन है, जीवन का अधिकार बड़ा है, ये नहीं। ठीक है, तो बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। तो ये फ्रेंड्स इतना रहा। मतलब मैंने जितना भी, देखिए कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया ये बात तो सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात जो मैंने टॉपिक का चयन किया है इसमें फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक किया है आप लोगों को यहाँ से ठीक लगे तो आप पढ़िए, नहीं तो वो टॉपिक आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, गूगल से, चाहे जहाँ से पढ़ सकते हैं। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस पर करके तो ये जनवरी का, पूरे जनवरी का जितना भी करेंट्स, मुझे लगा कि जनवरी भर में जितने टॉपिक इम्पोर्टेंट है उतने मैंने यहाँ पर रखा है। और उसके बारे में एक सुपरफिशियली जानकारी जो भी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगा और पूछा जा सकता है उसको मैंने इसमें बता दिया है। तो आप लोग वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ का टॉपिक निकाल के। ये PDF मैं ऑलरेडी बहुत पहले सुबह का ही डाल चुकी हूँ उसमें टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग उस टॉपिक को देखकर उसका कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप हमारा पढ़ाया पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वहाँ से यहाँ से आ जाएंगे। तो जैसे अभी हम लोग जनवरी का किए हैं, ठीक है, अगली वीडियो हम लोग इसी प्रकार से दिसंबर 2020 का करेंगे, फिर नवंबर 2020 का करेंगे। तो इसी प्रकार से करते करते जितनी भी वीडियो आएंगी, 20 या 25 वीडियो आ जाएगी। अगर किसी महीने में ज़्यादा न्यूज हुई तो ज़्यादा 2 वीडियो बन जाएगी। तो इस प्रकार से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का करेंट्स का जो मैटर है कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।